एक स्टार्टअप की शुरुआत होती है एक आइडिया से, देन रिसर्च, देन बजट, फंडिंग, नेक्स्ट टेस्टिंग ऑफ प्रोडक्ट, देन मार्केटिंग ऑफ प्रोडक्ट एंड एट लास्ट लॉन्च ऑफ प्रोडक्ट। एंड ये जो भी टर्म्स मैंने अभी यूज किया है लाइक रिसर्च, फंडिंग, मार्केटिंग, एमवीपी, प्रोटोटाइप एक्सेट्रा, ये सब स्टार्टअप्स के सब पार्ट्स हैं। एंड हर एक टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट होने के साथ साथ बहुत वास्ट भी है। बट आज हम इस वीडियो में बात करेंगे सिर्फ फंडिंग पे। आप में से बहुत सारे व्यूअर्स शार्क टैंक इंडिया देखते होंगे। इस शो में स्टार्टअप्स अपने यूनिक आइडियाज फंडिंग के लिए इन्वेस्टर्स के सामने पिच करते हैं। एंड अगर इन्वेस्टर्स को आइडिया पसंद आता है तो इन्वेस्टर स्टार्टअप में इन्वेस्ट करते हैं। बट इस शो में बहुत सारे टर्मिनोलॉजीज एंड कॉन्सेप्ट को यूज किया जाता है, जिसकी वजह से इसको थोड़ा समझने में मुश्किल होता है। एंड इसी वजह से बहुत सारे क्वेश्चंस राइज हो जाते हैं, लाइक ये इक्विटी डायल्यूशन क्या होता है, नेक्स्ट ये ओनरशिप कैसे डिवाइड होती है, थर्ड जब कोई नया इन्वेस्टर आता है तो उसको शेयर कैसे इशू किए जाते हैं, फोर्थ क्या स्टार्टअप में फंडिंग के लिए सिर्फ बड़े बड़े इन्वेस्टर्स को ही अप्रोच किया जा सकता है, फिफ्थ अगर नए इन्वेस्टर के आने से फाउंडर्स का स्टेक कम होता है तो फाउंडर्स को इसमें क्या फायदा होता है, इन्वेस्टर को स्टार्टअप का वैल्यूएशन कैसे पता चलता है, इन्वेस्टर हमेशा नेक्स्ट राउंड ऑफ फंडिंग के लिए क्यों इंटरेस्टेड रहते हैं, लास्ट प्री फंडिंग और प्री मनी एंड पोस्ट फंडिंग एंड पोस्ट मनी वैल्यूएशन क्या होता है। सो हाय, माय नेम इज हितेश शर्मा एंड आज मैं इस वीडियो में आपके इन सारे क्वेश्चंस का सॉल्यूशन आपको अच्छे से समझाने की कोशिश करूंगा। एंड प्लीज सब्सक्राइब दिस चैनल, जिससे मैंने अपने एजुकेशन से एंड प्रोफेशनल करियर से जो भी सीखा है वो आपके साथ शेयर कर सकूं। सो लेट्स स्टार्ट अवर डिस्कशन विद सिंपल एग्जांपल। सो एज्यूम एक कंपनी है ओरावल स्टेज प्राइवेट लिमिटेड, जिसको हम ओयो के नाम से जानते हैं। एंड जैसा कि हमें पता है कि ओयो होटल्स के साथ पार्टनरशिप करती है टू गिव ग्रेट एंड सिमिलर एक्सपीरियंस टू देयर कस्टमर्स अक्रॉस वेरियस सिटीज। एंड एग्जाम्पल को अच्छे से समझने के लिए ओयो का इतना डिस्क्रिप्शन काफी है। सो एज्यूम ओरावल दो प्रमोटर शुरू करते हैं, रितेश एंड मनीष, एंड दोनों ही को फाउंडर्स 50,000 कैपिटल इंट्रोड्यूस करते हैं विद 5,000 शेयर्स फॉर ₹10 ईच। मतलब होल्डिंग परसेंटेज ऑफ रितेश एंड मनीष इज 50 एंड 50%। बट अभी ओयो का बिजनेस बहुत अच्छे से ग्रो कर रहा है एंड दे वांट टू एक्सपेंड देयर बिजनेस टू साउदर्न पार्ट ऑफ इंडिया। एंड अभी ये नॉर्दर्न पार्ट ऑफ इंडिया में ऑपरेट कर रहे हैं। एंड इसी वजह से प्रमोटर फंडिंग के लिए प्लान भी कर रहे हैं, बिकॉज एक बिजनेस को एक्सपेंशन के लिए कैपिटल की जरूरत तो होती है फॉर वेरियस पर्पसेस लाइक टेक्नोलॉजी, फॉर टीम, फॉर ऑपरेशन एक्सेट्रा। सो अकॉर्डिंग टू अवर क्वेश्चन नंबर 4 कि फंडिंग के लिए ओरावल के पास कौन कौन से सोर्सेज अवेलेबल हैं। सो फंड्स विल बी नीडेड टू एक्सपेंड द बिजनेस, राइट? बट द बेटर ट्रूथ इज दैट जनरली इन्वेस्टर्स स्टार्टअप के इनिशियल फेज में इतना आसानी से इन्वेस्टमेंट नहीं करते हैं या फिर फंडिंग नहीं देते हैं। बट एज यू नो, एक्सेप्शंस आर ऑलवेज प्रेजेंट। सो द अवेलेबल सोर्सेज इज फर्स्ट आपके फ्रेंड्स एंड फैमिलीज, ये आपके पहले कस्टमर भी होते हैं एंड साथ में इन्वेस्टर भी। नेक्स्ट इज incubators and accelerators. They generally help you in business and raising funding also. Next है angel investors. ये इन्वेस्टर स्टार्टअप में इन्वेस्ट करते हैं फॉर सम इक्विटी और ओनरशिप, एंड यू कैन रीच आउट टू देम at their city and state level, and some of them are Mumbai Angels, then Delhi Angels, Kolkata Angels, and you can find them on many websites also like angellist.com, वेंचर टेक्नोलॉजीज। बट रिमेंबर वन थिंग, किसी भी इन्वेस्टर के पास जाने से पहले आपका पिच डेक रेडी होना चाहिए। नेक्स्ट अवेलेबल सोर्स है एनबीएफसी एंड बैंक्स। एक्चुअली अब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया काफी इनिशिएटिव्स भी ले रही है टू एनहेंस द स्टार्टअप कल्चर और आत्मनिर्भर भारत। एंड अंडर दिस अम्ब्रेला मैनी स्कीम्स कम लाइक फेमस मुद्रा योजना। आप मुद्रा योजना में अपने स्टार्टअप्स के लिए 20 लाख से 1 करोड़ तक का लोन ले सकते हैं। एंड द बेस्ट पार्ट इज ये लोन आप बिना किसी कोलेटरल के ले सकते हैं, एंड सेकंड इज विदाउट लूजिंग इक्विटी। बट अगेन आपको लोन के लिए भी अपना पिच डेक तो रेडी रखना होगा। फोर्थ इज क्राउड फंडिंग। आप क्राउड फंडिंग में प्रोडक्ट शोकेस करके स्मॉल टोकन्स ऑफ फंड अरेंज कर सकते हैं। बट सोचने वाली बात है कि लोग आपको पैसा देंगे क्यों, बिकॉज आप तो अभी मार्केट में भी नए हैं। जनरली देखा ये जाता है कि स्टार्टअप्स कई तरीके के ऑफर प्रोवाइड करते हैं, लाइक फ्री प्रोडक्ट्स टू देयर फर्स्ट 2000 कस्टमर्स और गिव सम वाउचर्स, प्रमोशन कोड, एंड इन सब में आपकी हेल्प करते हैं कंपनीज लाइक किकस्टार्टर, विशबेरी एक्सेट्रा। नेक्स्ट इज वीसीज और वेंचर कैपिटलिस्ट। ये भी एंजल इन्वेस्टर की तरह ही स्टार्टअप्स में इन्वेस्ट करते हैं अगेंस्ट सम इक्विटी। बट द मेजर डिफरेंस इज दैट मोस्टली एंजल इन्वेस्टर्स इंडिविजुअल एंटरप्रेन्योर्स होते हैं, वहीं वीसीज एंटिटी या फर्म की तरह ऑपरेट करते हैं जो लोगों का पैसा स्टार्टअप्स में इन्वेस्ट करते हैं। एंड द मेजर पार्टनर्स आर HINs, हाई नेटवर्क इंडिविजुअल्स, एंड समटाइम मैनी फंड्स ऑल्सो लाइक पेंशन फंड्स एक्सेट्रा। बट एंजल इन्वेस्टर्स स्टार्टअप की
की शुरुआत में इन्वेस्ट करते हैं, जिसे हम सीड फंडिंग कहते हैं, एंड इसी वजह से ये ज्यादा रिस्क बेयर कर पाते हैं एंड अकॉर्डिंगली ज्यादा स्टेक भी डिमांड करते हैं। बट वहीं वीसीज ओनली सक्सेसफुल स्टार्टअप्स में ही इन्वेस्ट करते हैं एंड रिस्क भी कम लेते हैं एंड अकॉर्डिंगली स्टेक भी कम ही डिमांड करते हैं। एंड वीसीज आर मेजरली डिवाइडेड इनटू थ्री कैटेगरीज। फर्स्ट इज यूएस वेंचर फर्म्स लाइक सिकोया कैपिटल्स, इनसाइट एक्सेट्रा, एंड सेकंड इज इंडियन वेंचर फर्म्स लाइक लाइटबॉक्स, बूम वेंचर्स एक्सेट्रा। इनका मेन एम इंडियन स्टार्टअप्स को प्रमोट करना ही रहता है। एंड थर्ड इज कॉर्पोरेट इन्वेस्टर्स लाइक बोट, लेंसकार्ट, फ्लिपकार्ट, पेटीएम एक्सेट्रा। सो एज्यूम आफ्टर पिच एक इन्वेस्टर जिनका नाम है अमन गुप्ता ओरावल स्टेज में इन्वेस्ट करने के लिए रेडी हो जाते हैं फॉर 20% स्टेक इन अ कंपनी, एंड ये इन्वेस्ट करेंगे अबाउट 1 करोड़ इन अ स्टार्टअप। बट आई रिपीट, दिस इज जस्ट एन एग्जाम्पल फॉर यू टू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट, एंड नथिंग लाइक दिस इज रियली हैपेंड विद ओयो। सो बाय हेडिंग टुवर्ड्स आवर क्वेश्चन नंबर 2 एंड अ वेरी कॉमन प्रॉब्लम्स अमंग न्यू एंटरप्रेन्योर्स कि इन्वेस्टर के आने से होल्डिंग परसेंटेज को कैसे एडजस्ट करें। एक्चुअली अगर हम प्रेजेंट कंपनी स्ट्रक्चर देखें तो रितेश एंड मनीष का होल्डिंग परसेंटेज है 50 एंड 50%, एंड अमन वांट्स टू जॉइन दिस कंपनी फॉर 20% विद 1 करोड़। सो आई कैन से डैट रितेश को अपना होल्डिंग परसेंटेज अब 50% से रिड्यूस करके 40% करना होगा, एंड ऐसा भी कह सकते हैं कि रितेश को अपने 50% में से ही 20% अमन को देना होगा, एंड मनीष को भी सेम यही करना पड़ेगा। एंड चाहे को फाउंडर्स का कोई भी रेशो हो, ये कॉन्सेप्ट हर जगह अप्लाई होगा। लाइक इन केस यू वांट टू अप्लाई दिस कॉन्सेप्ट ऑन 80:20 रेशो, एंड इन दैट केस अ न्यू इन्वेस्टर वांट्स टू इन्वेस्ट इन दिस कंपनी फॉर 10% इक्विटी. So founder 1 has to deduct 10% from his 80% holding, and it comes to 72. And founder number 2 also has to do the same by reducing 10% from his 20% holding. And the new ratio after investor is 72:18:10. Simple, right? So by concluding this, I can say that our question number 2 is now solved. So after Aman, company situation or structure is Ritesh at 40%, Manish at 40% too, and Aman at 20%, with Ritesh having 5,000 shares and same goes for Manish. So now move to question number 3 कि अब न्यू इन्वेस्टर या फिर हमारे एग्जांपल में अमन को शेयर कैसे इशू किए जाएंगे। इसके लिए हमें सबसे पहले रितेश एंड मनीष की टोटल शेयर होल्डिंग्स देखनी होगी। सो एज यू ऑलरेडी नो, आफ्टर अमन रितेश के पास 5,000 शेयर्स है विद होल्डिंग परसेंटेज ऑफ 40%, एंड मनीष के पास भी सेम 5,000 शेयर्स हैं विद होल्डिंग परसेंटेज ऑफ 40%। मतलब दोनों फाउंडर्स के पास मिला के है टोटल शेयर्स 10,000, बट होल्डिंग परसेंटेज अब 80% हो गई है बिकॉज रिमेनिंग 20% इन्वेस्टर के पास में है। सो वी कैन इजीली कैलकुलेट टोटल इशूड शेयर बाय डिवाइडिंग 10,000 शेयर्स विद 80% होल्डिंग, एंड इट कम्स टू 12,500। एंड अब हमें पता है रिमेनिंग शेयर्स मतलब 2,500 शेयर्स अमन को इशू किए जाएंगे। बट मेरा आपसे एक सवाल है कि ओरेवल ने अभी तक कंपनी के ना तो कोई रिवेन्यू बताया है, ना ही कोई कैश फ्लो एक्सेट्रा, तो इन्वेस्टर मतलब अमन को कैसे पता चला कि कंपनी की कितनी वैल्यूएशन है, एंड फॉर 20% स्टेक 1 करोड़ सही डील रहेगी। एक्चुअली होता यह है कि इन्वेस्टर डील ऑफर करने से पहले कंप्लीट कैलकुलेशन करते हैं कि किस वैल्यूएशन पे कितना इन्वेस्ट करना सही रहेगा फॉर अ डिफाइंड स्टेक, एंड शायद शार्क टैंक में ये कैलकुलेशन पहले ही कर ली जाती होगी, एंड हम इस वैल्यूएशन पे अपनी नेक्स्ट वीडियो में कंप्लीट डिस्कशन करेंगे। बट हम अपने एग्जांपल में ये बता सकते हैं कि इन्वेस्टर ने ओरेवल स्टेज की क्या वैल्यूएशन कंप्यूट की होगी बाय सिंपली डिवाइडिंग 1 करोड़ बाय 20%, एंड इट कम्स टू 5 करोड़ रुपीस। एंड इसी को कहते हैं प्री फंडिंग और प्री मनी वैल्यूएशन, मतलब इन्वेस्टर के आने से पहले कंपनी की क्या वैल्यूएशन है, बिकॉज इसी वैल्यूएशन के बेसिस पे इन्वेस्टर स्टार्टअप्स को डील ऑफर करते हैं। एंड पोस्ट मनी वैल्यूएशन इज सम ऑफ प्री मनी वैल्यू एंड इन्वेस्टमेंट वैल्यू, दैट इज 5 crore plus 1 crore is equal to 6 crore rupees. So now our question number 8 is also solved. So after funding, holding percentage and investment value of Ritesh is 40% with investment value of 2 crore, and Manish at 40% with investment value of 2 crore also, and Aman at 20% with 1 crore investment value. Actually pre-money कैलकुलेट करने के लिए इन्वेस्टर्स बहुत सारे मेथड यूज करते हैं, लाइक स्कोर कार्ड मेथड, DCF मेथड, VC मेथड, रिस्क एनालिसिस मेथड, एंड ये सारे मेथड्स हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। बट अगर इन जनरल हम वैल्यूएशन की बात करें तो एज लॉन्ग एज यू आर डूइंग बिजनेस, सॉल्विंग कस्टमर प्रॉब्लम्स, calling customers, selling something great to customers, building a good team, generating lot of data to present, you are adding value to the organization. And in our next video, you will see how these factors contribute to monetary value in the organization. So our question number 6 is partially solved. And for other half, you have to watch our next video. But company अभी अपने business को और भी expand करना चाहती है to western part of India. And इसके लिए company next round of funding के लिए जाती है,
and they are able to raise 5 crore rupees for 25% equity from new investor पीयूष। बट अब आपको अच्छे से पता है कि इन्वेस्टर टू या फिर पीयूष के आने से कंपनी के स्ट्रक्चर, कंपनी की वैल्यूएशन एंड प्रमोटर्स एंड अमन मतलब इन्वेस्टर वन की इन्वेस्टमेंट वैल्यू में क्या चेंज आएगा। एंड पीयूष के आने से अब होल्डिंग परसेंटेज हो जाएगा फॉर रितेश एट 40% माइनस 25% दैट इज 30%, एंड मनीष इज ऑल्सो रिड्यूस टू 30%, एंड अमन now is reduced to 15% from 20%. And for Piyush, they have to issue 4,167 new shares. And now total issued share is 16,667. So by heading to our question number 1, अब देखते हैं इक्विटी डाइल्यूशन क्या होता है। अगर आप रितेश का बिफोर इन्वेस्टमेंट होल्डिंग परसेंटेज देखें तो यह है 5,000 डिवाइड बाय 10,000 दैट इज 50%। एंड अब आफ्टर इन्वेस्टमेंट रितेश का होल्डिंग परसेंटेज है 5,000 डिवाइड बाय 16,667 मतलब 30%। एंड इसी सिचुएशन को कहते हैं इक्विटी डाइल्यूशन और ओनरशिप डाइल्यूशन। सो अब देखते हैं पीयूष के आने के बाद प्रमोटर्स एंड अमन की इन्वेस्टमेंट वैल्यू में क्या चेंज आया है। तो अब रितेश का होल्डिंग परसेंटेज है 30% विद इन्वेस्टमेंट वैल्यू ऑफ 6 करोड़। मनीष का इन्वेस्टमेंट वैल्यू भी सेम 6 करोड़ ही है विद 30% होल्डिंग परसेंटेज। एंड अमन जिसने ओयो के साथ सबसे ज्यादा रिस्क लिया, उसका इन्वेस्टमेंट 1 करोड़ से बढ़कर हो गया है 3 करोड़। मतलब स्टेक तो कम हो रहा है बट इन्वेस्टमेंट की वैल्यू भी बढ़ रही है। मैंने कॉन्सेप्ट को इजी रखने के लिए कुछ कैलकुलेशन चेंज की है। एग्जैक्ट कैलकुलेशन के लिए आप प्लीज डिस्क्रिप्शन देखिए, बट ये सारा कॉन्सेप्ट समझने के बाद, अदरवाइज आपको चेंज भी समझ में नहीं आएगा। एंड अब आपको अच्छे से पता है कि पीयूष क्या सोच रहे हैं कि व्हेन विल न्यू इन्वेस्टर अराइव। बट हम इन्वेस्टर 3 नहीं लाएंगे क्योंकि हमने लास्ट क्वेश्चन नंबर 7 भी समझ लिया है कि इन्वेस्टर हमेशा नेक्स्ट राउंड ऑफ फंडिंग में क्यों इंटरेस्टेड रहते हैं। एक्चुअली होता ये है कि मोस्टली इन्वेस्टर 3 to 5 ईयर का एग्जिट प्लान लेकर ही इन्वेस्टमेंट करते हैं, एंड इसी वजह से इन्वेस्टर नेक्स्ट राउंड ऑफ फंडिंग में इंटरेस्टेड भी रहते हैं जिससे इनका पैसा जल्दी ग्रो हो जाए। जस्ट लाइक आप और मेरी तरह हम भी तो यही चाहते हैं कि हमारा पैसा जल्दी से ग्रो करे, एंड अकॉर्डिंगली रिस्क भी लेते हैं बाय इन्वेस्टिंग इन शेयर्स एक्सेट्रा इंस्टेड ऑफ एफडी, बिकॉज एफडी में अगर रिस्क नहीं है तो रिटर्न भी नहीं है। सो आई होप मैंने एग्जाम्पल की हेल्प से आपकी नॉलेज में जरूर वैल्यू एडिशन किया होगा। एंड नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि कैसे डिफरेंट मेथड की हेल्प से वैल्यूएशन कंप्यूट की जाती है, एंड इन्वेस्टर कैसे कैलकुलेट करते हैं कि उन्हें कितना होल्डिंग परसेंटेज चाहिए। बट बिफोर दैट प्लीज सब्सक्राइब आवर चैनल, एंड इफ यू लाइक आवर कंटेंट प्लीज शेयर दिस वीडियो। थैंक यू।